गुड गुड गुड, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, तो आप लोगों ने अपना सीए का सफर स्टार्ट कर लिया है। आप लोगों के ग्रुप पे मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है, अगर आप लोग वो देखें। और मुझे ये बताएं, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज भी आपको सही आ रही है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो रही है और आपके ग्रुप पर जो मैंने पीडीएफ भेजा है वो भी आपको मिल गया है। ठीक। अच्छा, आपकी शायद एक दो क्लासेस पहले हुई है, पीआरसी 2 की भी हुई है, सरदार में लिए होंगे और उन्होंने आपको कुछ गाइड भी कर दिया होगा पेपर पैटर्न के हवाले से। और मेरा ख्याल है, ओके, तो हम सबको मालूम है कि हमारा पेपर का स्टाइल क्या है। हाँ, हम सबको मालूम है कि पेपर का स्टाइल क्या है। पेपर में जो है वो कितने क्वेश्चन हम लोग जो है वो पास होने के लिए कितने करेक्ट आंसर्स हमें देने हैं। बेटा अपना माइक वगैरह ऑफ रखेंगे, आप लोग सिर्फ टेक्स्ट पे बात करेंगे। ठीक है, चलें। मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स के पोर्शन को लेकर एमसीक्यूज बेस्ड है। एमसीक्यूज 50 टू 40 नहीं है बेटा, 50 एमसीक्यूज हैं। 50 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स का पेपर है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 25 करेक्ट, जिसमें आपका स्टैट्स का पोर्शन बहुत ज्यादा है और मैथ्स का पोर्शन लाइक 50। अब वहां से आ रही है मतलब कोर्स आउटलाइन का जी बेटा, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और स्क्रीन देखें, दोबारा शेयर हो गई आपके पास? ये वो टॉपिक्स हैं जो हमने अपने पूरे कोर्स में पढ़ने हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा,
अस्सलाम वालेकुम सर। मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन है, उसके बाद इंडेक्स नंबर्स हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक स्लॉट है। वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही बेटा मेरी? समटाइम आपकी साइट पे जो इंटरनेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आप लाइव क्लास के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो जरा अच्छी क्वालिटी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आज लगता है कि मेरी तरफ कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है। वैसे तो मैंने जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंटरनेट है वो लगवाया हुआ है, ट्रांसफर्ड, अगर आप लोग जानते हैं। लेकिन आज उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक लिखे हैं। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर्स। ये पहला स्लॉट है। जो दूसरा स्लॉट हम यहाँ देखेंगे वो है कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। नेक्स्ट है काउंटिंग टेक्निक्स, काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये आप लोग नोट कर रहे हैं बेटा मेरे साथ साथ? यस और नो? ओके। तो कोरिलेशन रेग्रेशन का एक स्लॉट है। काउंटिंग टेक्निक से लेकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तक का एक स्लॉट है। जोहेब क्यों नहीं नोट कर रहे हैं मेरा बेटा? नोट करना चाहिए बेटा आपको। ओके जी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस तक के आने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बाद है एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन के बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद है काई स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट स्लॉट बनती है। जी बेटा, ये टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन एंड रेगुलेशन, फिर काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, देन सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड काई स्क्वायर। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो फिर मैं अब आपको थोड़ा सा, अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले ये पूछना चाह रहा था कि हमारे पास इस वक्त जो बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं, इनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्री कॉमर्स के, कॉमर्स बैकग्राउंड से? कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं मेरे पास? स्टार्ट में से ले जाए स्लाइड को। ओके, ये बेटा एच क्यू सोहेल है, दानिया है, और दानिया से पहले कौन थे? अच्छा जी, रीमा है, बी कॉम। अच्छा ठीक है। अ- अमर अतीक है, कॉमर्स से। ठीक है। ओके, अब ये बताएं कि मेरे पास सबाबा है, सादिया है, इस्लामियात। इस्लामियात से क्या मतलब है बेटा? सादिया? अच्छा, अब ये बताएं कि वो स्टूडेंट्स, इस्लामिया कॉलेज कॉमर्स। अच्छा ओके, अशफाक हुसैन जोक्यो। ठीक है बेटा, मुझे अब ये बताएं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी जो प्री इंजीनियरिंग से आए हैं हमारे पास। अनम है, बीएससी कर रही हैं प्री इंजीनियरिंग से। ठीक है। और इसके अलावा कोई स्टूडेंट? बीएससी हो गया, ओके। और अली जो है वो, कुछ कोई मसला नहीं है मिस्टर अली। मेडिकल वालों को भी हम साथ लेके चलेंगे और इंजीनियर्स को भी साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, इंजीनियरिंग से रीमा है, जवेरिया है, प्री मेडिकल से तहरीम है, कंप्यूटर साइंस से। ओके। अब्दुल मुइज है प्री मेडिकल से, अहमद अनीस है इंटर कॉमर्स से। ओके, यानी हमारे पास एक मिक्स गैदरिंग है हमारे पास। प्री मेडिकल रिदा साजिद है, अब्दुल खान है कॉमर्स से। ठीक है बेटा, मुझे एक आइडिया हो गया। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था आपसे, ये थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी थी, और मैंने मतलब क्यों पूछ रहा था कि भाई कॉमर्स वाले कितने हैं और इंजीनियर्स कितने हैं और मेडिकल वाले कितने हैं। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं, जरा देखते हैं चीजों को। थोड़ा सा फोकस चाहिए आप लोगों का। ठीक है बेटा, मुझे पता चल गया। अली, आपको मुझे पता चल गया कि आप प्री मेडिकल से हैं और आपको कुछ भी नहीं पता। तो स्टार्टिंग से ही कराऊंगा, बेफिक्र रहो बेटा, किसी स्टूडेंट को पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे।
सब साथ साथ चलेंगे। अच्छा देखिए बेटा, मैं मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ चीजों के लिए मैं आपको आज से बता देता हूँ। एक तो ये कि मैं होमवर्क नहीं देता बेटा। मेरी क्लास में कोई होमवर्क नहीं होता। ये जरा आप लोग अपने जहन में क्लियर कर लें। अच्छा, जब होमवर्क नहीं होता तो फिर इसका मतलब ये है कि हम जितना भी काम है हम क्लास में ही करेंगे। अ, अच्छा ठीक है मेरा बेटा, सादिया कोई मसला नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। आर्ट्स वालों को भी साथ लेके चलेंगे हम। बस अब मेरी बातें, अब जरा दो चार बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ इसको जरा गौर से सुने और इसको समझने की कोशिश करें कि मैं हमारा पढ़ने का स्टाइल कैसे रहेगा। हम लोग किस तरह चीजों को लेके चलेंगे। देखिए बेटा, एक तो ये कि आपका होमवर्क कोई नहीं है। कोई होमवर्क नहीं है घर। तो जितना भी काम है वो क्लास में होगा, नंबर वन। अच्छा, जब क्लास में होगा तो हम साथ के साथ काम करेंगे, साथ के साथ टैली करेंगे चीजें और आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक कैलकुलेटर लेना है और वो कैलकुलेटर है कैसियो FX 991 ES+। अच्छा, अब ये तो है एक मेजर मतलब वो। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि आजकल कैसियो क्योंकि बहुत महंगा हो गया है, तो आपने करना सिर्फ ये है कि आप जब शॉप पे जाएं तो सबसे पहले उसे कहें कि मुझे ये वाला कैलकुलेटर दिखाएं। ये कैलकुलेटर जब आपके सामने आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप उसे कहें कि भाई के इस मॉडल के साथ के कोई और कंपनीज जैसे चाइना के बहुत से आए हुए हैं आजकल, तो वो साथ रख लें। आपने करना ये है कि जो कीज आपको इस वाले कैलकुलेटर में मिल रही हो ना, कैसियो 991 ES+ में, तो ये कीज अगर आपको किसी और कैलकुलेटर में भी नजर आ रही है तो वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें ख्याल सिर्फ आपको ये करना है कि सम टाइम ये होता है कि वो कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसपे वो पिक्चर बनी हुई होती है लेकिन वो की काम नहीं कर रही होती। तो आपने ये करना है कि वो कैलकुलेटर लेकर वो कीज प्रेस करके चेक कर लेना कि ये कीज जो इस पर नजर आ रही हैं ये काम भी कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है। एक बात, मैं उसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ आपको, जो स्पेशली जो कीज आपको वहां पे देखनी है। ये देखें, ये आपके सामने एक कैलकुलेटर आ रहा है। जो कीज मुझे रिक्वायर्ड है और या जो समझ लें जो इसके ऊपर कीज आपको नजर आ रही है ना, ये कीज किसी भी कैलकुलेटर पे नजर आ रही हो तो वो आप ले सकते हैं। क्योंकि हम बहुत सारा काम कैलकुलेटर से भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलेगा। लेकिन बस मेरी बात जो आप समझ रहे हैं ना कि कोई भी कैलकुलेटर हो वो हम हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें ये वाली कीज होनी चाहिए। PRC क्या बेटा, उसके आगे भी जहां तक आप जाएंगे ये काम करेगा पूरे इसमें। CA में आपके साथ रहेगा। आपको इस कैलकुलेटर का अगर आप ये ले लेते हैं तो फिर किसी और कैलकुलेटर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये कैलकुलेटर भी हमें समझ में आ गया जो हमें लेना है, शक्ल भी हमने देख ली, कीज भी आपने देख ली। ठीक है, ये देख लें, एक दफा फिर देख लें। इसका बेशक स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन होना यही कैलकुलेटर चाहिए आपके पास। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं बोलते कि वो उनके पास कुछ मॉडल नंबर्स हैं, वो मॉडल नंबर्स अलाउ हैं, वो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कैसियो का एक मॉडल है जो आजकल आ रहा है ब्लैक और व्हाइट कलर में, वो है FX 991 EX+। ये वाला जो मॉडल है ना, ये अलाउ नहीं है। तो ES लेना है आपने, EX नहीं लेना। ठीक है बेटा, ये बेटा आपके सामने टॉपिक्स के नाम आ रहे हैं। दूसरा बेटा हमने करना ये है कि याद रखिएगा कि
ERC2 के लिए और इवन दूसरे पेपर्स के लिए भी आपको स्टडी टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। स्टडी टेक्स्ट, जो बच्चा अच्छी स्टडी टेक्स्ट की रीड करेगा बहुत अच्छी तरह से, उसको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, तो आप लोगों ने स्टडी टेक्स्ट को रीड करना है। मैं आपको कोशिश ये करूंगा कि जैसे जैसे हमारे टॉपिक कवर होते जाएं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को जो पोर्शन है रीड करने के लिए वो मैं आपको मार्क करवाता जाऊं। ठीक है, तो जो बच्चे अच्छी रीडिंग के साथ पेपर में जाएंगे उनको इंशाल्लाह पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया, ये दो तीन बातें हमारी क्लियर हो गई हैं। ओके जी, तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कोई कोई मसला नहीं होगा बेटा। जी बेटा, कौन बताएगा कि क्या चीज लिखी है मैंने आपके सामने? डेटा। डेटा क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डेटा कहते हैं। अब्दुल्ला खान कह रहे हैं कि जी डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन होती है, एनीथिंग दैट इज चेक्ड, ये जोहेब कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सादिया अमीन कह रही हैं। इंफॉर्मेशन, सबाबा कह रही हैं। बेटा डेटा जो है ना ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स को ना हम कहते हैं कि ये डाटा है। गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन कुछ और चीज होती है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, डेफिनेशन दी है वो फातिमा अवान ने दी है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिल्कुल सही कहा है आपने बेटा। अच्छा देखें, डाटा जो है ना हमारे पास दो टाइप्स में होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको आप नंबर्स में नहीं बता सकते। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको न्यूमेरिक टर्म्स में नहीं बताया जा सकता। कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक टर्म्स। न्यूमेरिक मींस नंबर्स। न्यूमेरिक टर्म्स में जिसको हम नहीं बता सकते उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। जैसे आप लोगों के नाम है, अगर मैं आप लोगों का नाम लिख लूं अपने पास, एक लिस्ट बना लूं, तो ये भी तो एक डाटा है ना। लेकिन ये कौन सा डाटा है? ये क्वालिटेटिव डाटा है। अच्छा, इसी तरह एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक एट्रीब्यूट है, ये एक क्वालिटेटिव डाटा है, इसको आप नंबर्स में नहीं बता सकते। ठीक है। कलर, कलर्स को आप नंबर्स में नहीं बता सकते। ठीक है। इसके बाद जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में जाके जब आप खाना खाते हैं या आप वहां पे बैठते हैं तो वो आके अक्सर आपसे पूछते हैं कि सर जरा प्लीज अपना फीडबैक तो दे दें। तो आप कहते हैं, वो आपसे पूछता है कि सर आपको हमारा खाना कैसा लगा? तो आप कहते हैं कि भाई खाना तो बहुत टेस्टी था। कितने नंबर का टेस्टी था ये तो नहीं बताया जा सकता। आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? आपकी सर्विस एक्सीलेंट थी। ये वो चीजें हैं जिनको आप नंबर्स में नहीं बता सकते। ठीक है। इसके कंपैरिजन में हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है
बिल्कुल रेट किया जा सकता है। आप रेट कर सकते हैं सर्विस को कि जी आपकी तो जो सर्विस है वो 5 स्टार रेटिंग में आती है। आपका जो खाना था वो भी 5 स्टार में था। आपकी जो क्लीनलीनेस थी रेस्टोरेंट की वो 4 स्टार थी। इस टाइप की चीजों में आप रैंकिंग कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। और ये क्वालिटेटिव डाटा ही होता है। क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसको आप न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी प्रेजेंटेड इन न्यूमेरिक टर्म्स। अच्छा, न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट किया जा सकता है क्या? मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, यस, एज नंबर्स में बताई जा सकती है। आपके मार्क्स जो आपने अपने एग्जाम्स में लिए हैं नंबर्स में बताए जा सकते हैं। हाइट, यस, हाइट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन नंबर्स। आप अपनी हाइट को नंबर्स में बता सकते हैं, एज को बता सकते हैं, मार्क्स को बता सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए जा सकते हैं, वेट भी बताया जा सकता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। डिस्टेंस बताया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये वो चीजें हैं या ये वो वेरिएबल हैं जिनको आप नंबर्स में बता सकते हैं। यस, मार्क्स हमने लिख लिया बेटा। ओके, अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आता है, यानी क्वांटिटेटिव डाटा को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ये मैंने डिस्टेंस के नीचे लिखा है, आप इसको ये मत समझिएगा कि ये डिस्टेंस को आगे लिख रहा हूँ, या चलें इसको मैं आगे थोड़ा इस तरह कर देता हूँ। यहाँ से चलते हैं, ये वाला डिस्क्रीट, सॉरी, ये जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी का नाम है डिस्क्रीट और दूसरी कैटेगरी का नाम है कंटिन्यूअस। जी, यानी क्वांटिटेटिव डाटा या तो डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा हमें या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, डिस्क्रीट जो है वो डाटा होता है जो हमें काउंटिंग से मिलता है। किससे मिलता है? काउंटिंग से। और कंटिन्यूअस डाटा वो डाटा होता है जो हमें मेजरमेंट से मिलता है। यानी है तो दोनों ही काउंटिंग काउंटेबल, यानी उसमें नंबर्स में बताए जाने वाले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप काउंट करके बताते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप मेजरमेंट से निकालते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है हमने यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करके बताएंगे? काउंट करेंगे। तो जब काउंट करके बताएंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम कहाँ लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लिखेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। ओके, अच्छा, अब उसके बाद ये जो दूसरी चीज हमने लिखी हुई है एज, अगर मैं पूछूं बेटा आपकी एज कितनी है, तो आप मुझे अपनी एज काउंट करके बताते हैं या मेयर करके बताते हैं? एज काउंट होती है या मेयर होती है?
जोहेब कह रहे हैं काउंट होती है, जवेरिया कह रही है डिस्क्रीट है काउंट होती है, फातिमा कह रही है काउंट होती है। अच्छा जी, सादिया ने भी कहा कि जी काउंट होता है, मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं कि काउंट होता है, रीमा भी कह रही है काउंट होता है, अब्दुल्ला भी काउंट करते हैं, मोहम्मद अजीम भी काउंट करता है, अनम भी कह रही है काउंट होती है, दानिया कंटिन्यूस कह रही है, वरीशा भी कह रही है कि जी ये मेजर होती है। देखो बेटा, एज क्या चीज है? क्या आप लोग जानते हैं एज क्या? एज को हम कैसे बताते हैं? साद सलमान कह रहे हैं कि जी हम काउंट करते हैं। देखो बेटा, मैं अगर आपसे पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में आए हुए, सुने आप मेरी बात सुने बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस दुनिया में आए हुए आपको कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया, पहली बात। अब आप मेरी बात सुनेंगे ना बेटा, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी एज क्या है, तो बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा होता हूँ कि इस दुनिया में आए हुए आपको टाइम कितना गुजर चुका है। तो टाइम कितना गुजर चुका है, टाइम क्या चीज है, टाइम की क्या डेफिनेशन है, टाइम के यूनिट्स कौन कौन से हैं? मतलब सबसे बड़ा यूनिट तो हम ईयर का यूज करते हैं। यानी ईयर क्या है? ईयर वो डिस्टेंस है जो जमीन सूरज के गिर्द एक साल में चक्कर लगा के पूरा करती है। बेटा, एज हमेशा जो है वो ईयर्स में तो नहीं बताई जाती ना, एज के साथ तो सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, तो एज जो है ना, वो कहाँ पर आएगी? एज मेयर होती है टाइम के अगेंस्ट। इस दुनिया में आए हुए आपको कितना टाइम गुजर चुका है, कितने साल गुजर चुके हैं, कितने मंथ्स गुजर चुके हैं, कितने वीक्स गुजर चुके हैं, कितने डेज गुजर चुके हैं, डेज के बाद कितने आवर्स गुजर चुके हैं, कितने मिनट्स गुजर चुके हैं, कितने सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, और फिर बहुत छोटे यूनिट तक आप चले जा चुके हैं। तो एज क्या होती है बेटा? कंटिन्यूस होती है। अच्छा, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं बेटा मार्क्स। मार्क्स काउंट होते हैं या मेयर होते हैं? मार्क्स काउंट होते हैं, सादिया, अनम, जोहेब, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेयर होते हैं, दानिया भी कह रही है मेयर होते हैं, रीमा कह रही काउंट होते हैं, जोवेरिया कह रही है डिस्क्रीट है, अली कह रहे हैं काउंट होता है। मेयर अगेंस्ट द टोटल, पॉइंट में होते हैं मार्क्स। हाँ, अब्दुल्ला कह रहे हैं पॉइंट में भी तो होते हैं ना मार्क्स। तो एक तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, वो है कि डिस्क्रीट वेरिएबल कभी भी पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं लेता। काशिफ इकबाल कह रहे हैं कि जी मार्क्स जो है ना वो काउंट होते हैं। मार्क्स भी बेटा मेजर होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, याद रखिएगा। मार्क्स क्या होते हैं? वो भी मेजर होते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट। अगर आपको एक ऐसे लिखने को दिया जाए, तो एक ही ऐसे सब लोग लिखते हैं लेकिन सबको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। क्यों अलग अलग मार्क्स मिलते हैं? इसलिए अलग अलग मिलते हैं कि टीचर ने कहा था कि भाई 200 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए, टीचर ने कहा था कि भाई 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। ठीक है, तो एक बच्चा है, उसने जो है वो 200 वर्ड्स में ही लिखा, उसने जो है वो 3 पैराग्राफ से लिए, अपनी थॉट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, पता चल रहा था कि बात कहाँ शुरू हुई, एक बात कहाँ खत्म हुई, दूसरी कहाँ से शुरू हो रही है। तो टीचर ने कहा कि जी इसको तो 10 में से 9 मार्क्स मिलने चाहिए। और दूसरे ने कहा कि दूसरा जो मेरे जैसा स्टूडेंट था, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से शुरू कर रहा है, कहाँ बात खत्म कर रहा है, ग्रामर मिस्टेक्स कर रहा है, फ्रेजिंग जो है वो अच्छी नहीं कर रहा। तो टीचर ने कहा कि बस ठीक है, मेहनत की है तो 3-4 मार्क्स तो दे ही दो। तो अपनी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट तो मार्क्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। और मार्क्स पॉइंट्स में भी वैल्यू लेते हैं। ओके जी, हाइट, हाइट काउंट होती है या मेयर होती है?
हाइट बिल्कुल सही कहा आपने, मेयर होती है, इसलिए हाइट जो है वो कंटिन्यूस डाटा है। अच्छा जी, वेट, वेट काउंट होता है या मेयर होता है? डिस्टेंस, और डिस्क्रीट की और एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो अब आपको डिस्क्रीट और डिस्क्रीट बेटा वो है जिस जो हमें काउंटिंग से मिल रहा है। अभी इसका फर्क और भी समझते हैं। यानी आपके सामने कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ ये देखना है मेरा बेटा कि ये वेरिएबल मुझे मिल कैसे रहा है। अशफाक, यानी या तो आप चीजों को काउंट करके निकालेंगे या मेयर करके निकालेंगे। जो डाटा हमें काउंटिंग से मिलता है उसको हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा है। मिसाल के तौर पे पूछूं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप काउंट करके बताओगे ना, ऐसा ही है ना। ओके बेटा, डिस्क्रीट की एग्जांपल्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, पॉपुलेशन ऑफ कराची और पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, इसी तरह नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ फोन कॉल्स, ये सब की सब डिस्क्रीट वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। ओके, अब हम चलते हैं बेटा अपने उस हैंडआउट की तरफ जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है बेटा? देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव is information about quantities, that is information that can be measured and written down with numbers. Some examples of quantitative data are your height, your shoe size, and the length of your fingernails. Qualitative data is the information about qualities, information that can't actually be measured. Some examples of qualitative data are softness of your skin, the grace with which you run, and the color of your eye. और उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दरमियान जो एक हमने अभी डिफरेंस देखा, उसको यहाँ बताया। द एज ऑफ योर कार इज क्वांटिटेटिव डाटा, द नंबर ऑफ चेयर्स इन योर क्लासरूम इज ऑल्सो अ क्वांटिटेटिव डाटा, द सॉफ्टनेस ऑफ अ कैट qualitative data, the color of the in your pocket quantitative. अच्छा, अब आगे क्या बताता है? कहता है if we are measuring a quantity, we are making a statement about quantitative data. If we are describing qualities, we are making a statement about qualitative data. कुछ चीजें हैं जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, नंबर्स में नहीं बताया जा सकता, तो वो क्वालिटेटिव डाटा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो न्यूमेरिक टर्म्स में या नंबर्स में बताई जा सकती हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। अच्छा, अब उसके बाद अभी जो हमने डिफरेंस पढ़ा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डाटा, इसका कंपैरिजन हम यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। ये
तीन कॉलम हमने बना लिए। नंबर 1 है बेसिस फॉर कंपैरिजन, नंबर 2 डिस्क्रीट वेरिएबल को एक्सप्लेन किया है, और फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल को एक्सप्लेन किया है। अच्छा, क्या कहता है जी, मीनिंग की बेस पर अगर हम करें तो डिस्क्रीट वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल दैट अज्यूम्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। फाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज का मतलब हमारी क्लास में या 26 स्टूडेंट्स होंगे या फिर 27 होंगे, 26.52 नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात करें तो कंटिन्यूअस वेरिएबल रेफर्स टू अ वेरिएबल which assumes infinite number of different values। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर मैं अपनी हाइट को मेजर करूं या अपनी एज को मेजर करूं तो फिर मेरे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसमें मैं अपनी एज को या अपनी हाइट को बता सकता हूं। अगर मैं एज बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले मेरे पास यूनिट है ईयर्स का, ईयर्स के बाद मंथ्स का, मंथ्स के बाद डेज का, डेज के बाद मंथ्स के बाद वीक्स का, वीक्स के बाद डेज, डेज के बाद आवर्स, आवर्स के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकंड्स, सेकंड्स के बाद माइक्रो सेकंड्स, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, पीको सेकंड्स, बहुत आगे तक जा सकते हैं हम। नहीं मेरा बेटा, ऐसे नहीं बोलते जोहेब मियाँ। अब मतलब आप इस टाइप की बात करोगे, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कभी भी इस टाइप की बात नहीं करते। अब जैसे आप देखो कि आप दिमागी तौर पर वीक हो, लेकिन हमने कभी आपसे ये कहा कि आप बेटा दिमागी तौर पर वीक है? नहीं कहा ना हमने, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। तो किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते, वो लंगड़ा हुआ तो क्या हुआ, है तो इंसान ना बेटा। अब आपकी भी तो दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको भी तो लेके चल रहे हैं ना। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में। अच्छा, सेकंड जो बेसिस ऑफ कंपैरिजन है हमारे पास बेटा, वैल्यूज। डिस्क्रीट वेरिएबल वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। ठीक है। और कंटिन्यूअस वेरिएबल वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लासिफिकेशन। इसको जरा समझना जरूरी है। क्लासिफिकेशन में अगर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो हम किस टाइप की क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? नॉन ओवरलैपिंग। और कंटिन्यूअस के लिए कौन सी यूज करेंगे? ओवरलैपिंग। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। वो लोग जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है उन्होंने तो हर सूरत में ये चीजें पढ़ी हैं, और जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी है और उन्होंने कम से कम मैट्रिक किया है, तो मैट्रिक की मैथ्स में आप लोगों ने मीन मीडियन मॉड वगैरह कैलकुलेट जरूर किए होंगे, और वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस भी बनाई होंगी। ऐसा है ना बेटा? ओके। तो अब आपको मैं जरा थोड़ा सा याद करवाता हूँ। एक है बेटा, डेटा था हमारे पास मिसाल के तौर पर क्लास लिमिट्स, और उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी होती थी। क्लास लिमिट्स में कुछ इस टाइप का डाटा होता है, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, कुछ इस टाइप का डाटा होगा। यहाँ पे इसकी कोई फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, जैसे 4, 7, 11, 6 and 2। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक और डाटा टाइप होता था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास बाउंड्रीज।
क्लास बाउंड्रीज में क्या होता था, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, तो 5, 10, 12, 7, 1। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं बेटा, बेटा अब ये तो मुझे नहीं पता यूट्यूब पे अपलोड होगी या नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके पोर्टल पे जरूर होगी, पोर्टल से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा देखिए बेटा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने आपके सामने दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस लिखी हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज के अंदर, कुछ बता सकते हैं? इनमें मतलब क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अगर मैं बात करूं क्लास लिमिट्स की, हाँ, तो आप ये देखें बेटा, जब वहां पे हमने क्लास लिमिट्स बनाई हुई हैं, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने, कि देखिए क्लास लिमिट्स में पहली क्लास जो है वो 10 से स्टार्ट होकर 19 पर एंड हो रही है, ये देखें। दूसरी क्लास गैप से 1 यूनिट के गैप से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है और फिर 29 तक जा रही है, फिर 29 पर एंड हो रही है और फिर 1 यूनिट के गैप से स्टार्ट हो रही है, 30 से स्टार्ट हो रही है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये पहली क्लास और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास और चौथी क्लास, सब में एक एक यूनिट का गैप है। जबकि यहाँ देखें, क्लास बाउंड्रीज में पहली क्लास 20 पर एंड हो रही है और नेक्स्ट क्लास 20 से ही स्टार्ट हो रही है। सेकंड क्लास 30 पर एंड हो रही है और नेक्स्ट क्लास 30 से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर मिल रहा है गैप और यहाँ पर मिल रहा है विदाउट गैप। तो जब गैप है तो इसको हम कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, और जब गैप नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। अब ये है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, तो हमें ये मालूम है कि डिस्क्रीट वेरिएबल में गैप होता है, यानी मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट्स होंगे या 26 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, गैप होगा उसमें। तो जब मेरे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो उसके लिए मैं कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करूंगा, नॉन ओवरलैपिंग। और जब मेरे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो मैं कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करूंगा, ओवरलैपिंग। तो यही डिफरेंस हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ये समझ में आया मेरा बेटा सबको, कि क्लासिफिकेशन करते वक्त अगर डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो हम यूज करेंगे नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन, यानी वो वाली क्लासिफिकेशन जिसमें गैप होगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है बेटा, एक चीज और दूसरी चीज कॉमन है। ये देखें ना, यहाँ पर पहली क्लास में 20 और दूसरी क्लास का जो 20 है, ये ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है बेटा। अशफाक, जैसे आप किसी एक रूम में बैठे होते हैं, तो एक रूम के बाद जो दूसरा रूम होता है, उन दोनों के दरमियान एक जो वॉल होती है वो कॉमन होती है ना, वो दोनों में मिल एक जैसी होती है। लेकिन अगर एक रूम और दूसरे रूम के दरमियान में गैलरी हो तो वहां पे गैप आ जाता है, तो वहां पे ओवरलैप नहीं कर रही होती चीजें, दोनों के लिए अलग अलग दीवारें बनानी पड़ेंगी ना, अगर दरमियान में गैलरी होगी तो। लेकिन अगर बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ रूम है तो फिर वो ओवरलैप करेगा। तो बेसिकली बेटा हम कर पता है क्या रहे हैं, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा
कि देखें अभी पहली स्टेज पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेटा हमें कितनी फॉर्म्स में मिलता है। डेटा को हम पहचानना शुरू करेंगे अलग अलग, यानी हम देख के कहेंगे ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है। तो जब हम डेटा को पहचानना शुरू करेंगे तो अगली स्टेज में हम डेटा को उसकी जगह पे रखना शुरू करेंगे। देखिए ना, जब चीजें आपके पास मिक्स फॉर्म में पड़ी होंगी तो पहले अगर आप उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो पहले आप पहचानेंगे ना। यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डिस्क्रीट नेचर की होंगी, कोई वेरिएबल ऐसा होगा जो कंटिन्यूअस नेचर का होगा। तो आप इन दोनों को एक जगह पे तो नहीं रख सकते ना, आप इनको अलग अलग जगहों पे रखेंगे। तो ये बात समझिएगा कि हम पहले कर क्या रहे हैं। हम इस वक्त डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको पहचानने के बाद उसको उसकी प्रॉपर जगह पे रखने की कोशिश करें। ओके जी, आगे चलते हैं। अज्यूम्स, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट की तो वो लेता है डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। कंटिन्यूअस वैल्यू क्या है? एनी वैल्यू बिटवीन द टू वैल्यूज। क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जहां तक मेजर कर सकते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो जहां तक की वैल्यू दे देता है वहां तक की वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल उससे आगे की वैल्यूज भी ले सकता है। आगे चलें तो रिप्रेजेंटेशन की बात जब हम करते हैं तो रिप्रेजेंटेड बाय आइसोलेटेड पॉइंट्स और कनेक्टेड पॉइंट्स। अच्छा, अब ये भी मैं जरा आपको समझा दूं कि आइसोलेटेड और कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने शायद इस किस्म के ग्राफ्स देखे हों। मैं थोड़ा सा आपके सामने हिंट बना के दिखाता हूँ, यानी कुछ इस किस्म के ग्राफ। एक तो ये है। अच्छा, इसी तरह एक और बना के दिखा रहा हूँ। आपको इन दोनों ग्राफ्स में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कुछ बता सकते हैं? ओके, एक में गैप है और दूसरे में गैप नहीं है। ओके, तो बेटा जब हमारे पास होगा ना डिस्क्रीट वेरिएबल, तो उसके लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे ना वो ग्राफ बनाएंगे गैप वाला। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कौन सा ग्राफ बनाएंगे? गैप वाला। और गैप वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? बार चार्ट्स। और जिस ग्राफ में आपको गैप नहीं मिलता उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। उसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम। ठीक है। अच्छा, अब अपना जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसके अंदर गैप होता है कि नहीं होता? और कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर गैप नहीं होता। तो अब हमने क्या चीज देखी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा और उसको अगर हमने प्लॉट करना हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे बार चार्ट्स। और अगर हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्योंकि गैप नहीं होता, इसलिए उसके लिए हम ग्राफ भी वो वाला यूज करेंगे जिसमें गैप नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? तो पहला तो, वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा।
हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जी डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमें काउंटिंग से मिलता है, और कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो हमें मेजरमेंट से मिलता है। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं नॉन ओवरलैपिंग। और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए कौन सी क्लासिफिकेशन यूज करेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज, और नॉन ओवरलैपिंग को हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल होगा तो उसके लिए हम ग्राफ कौन सा यूज करेंगे? बार चार्ट्स। कंटिन्यूअस के लिए कौन सा यूज करेंगे? हिस्टोग्राम। तो ये वाले पॉइंट हम सबको क्लियर हो गए बेटा? ये जो हमने डिफरेंस देखा था, डिस्क्रीट, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 से 4 मिनट का। ये जो ऊपर हमने पॉइंट्स के अंदर चीजें डिस्कस की हैं, यही चीजें दोबारा लिखी हुई है, लेकिन अब छोटे छोटे से पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी हुई है। चीज वही लिखी हुई है, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 से 4 मिनट मुझसे ले लें और इसको एक दफा पढ़ लें।
ये बेटा मैंने माइक ऑफ किया हुआ था ताकि आप लोग इसको सुकून से पढ़ लें। ओके जी, चलें और आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की। नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स। कंटिन्यूअस के लिए हाइट, एज, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी। हाँ बेटा, हर जगह पढ़ाया है। इंक्लूडिंग का बोथ क्लास लिमिट्स का मतलब ये होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं ना वो क्लास बाउंड्रीज, उसको यही मतलब होता है उसका। जोहेब, ओके बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा। इसको भी समझ लेते हैं कि प्राइमरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वर्सेस सेकेंडरी डेटा। ओके, प्राइमरी डेटा है बेटा डेटा collected for the problem in hand। फर्स्ट हैंड डेटा बिल्कुल सही बताया आपने दानिया। सेकेंडरी डेटा होता है डेटा collected by others for some other purpose। डेटा collected by others for some other purpose। अच्छा, अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेडिकल से हैं, प्री इंजीनियरिंग से हैं या इवन आर्ट्स से हैं। पूछा था ना ये क्वेश्चन, और उसकी एक रीजन है। और रीजन क्या है वो मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो रीजन ये थी बेटा कि देखें, जब आप किसी मेडिकल कॉलेज में बैठे हो, एडमिशन ले लें डॉक्टर बनने के लिए, तो वहां टीचर के सामने ये प्रॉब्लम नहीं होता कि उसके सामने कोई प्री इंजीनियरिंग वाला बैठा होगा। यानी उसको मालूम है कि मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये सब के सब प्री मेडिकल बैकग्राउंड के। अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लें तो वहां भी टीचर को मालूम है कि ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं ये सब के सब प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से हैं, यानी पढ़ के आए हुए हैं चीजें। वहां तो ऐसा नहीं है ना कि मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए या इंजीनियरिंग वाले को जो है मेडिकल में एडमिशन मिल जाए, ऐसा नहीं मिलता, ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में नहीं होता कम से कम। ये बात तो हम सबको मालूम है। लेकिन अब सीए में सिचुएशन ये है कि ये लोग कहते हैं कि भाई आप चाहे प्री मेडिकल से हैं, आप चाहे प्री इंजीनियरिंग से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आप जहां से मर्जी हो आप आ जाएं, हम आपको पढ़ा लेंगे। तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो सबके सब मिक्स ऑडियंस बैठी हुई है। तो सबके सब क्या है? मिक्स ऑडियंस है। मिक्स ऑडियंस का मतलब ये होता है कि सब जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो एज ए टीचर मेरे सामने जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि भाई मैं अपना लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करूं, अपना लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करूं। अच्छा, अब उससे क्या होता है? होता ये है कि भाई अगर मैं
ये समझ लूं थोड़ी देर के लिए, मान लूं कि मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ने तो ये चीजें पढ़ी हुई होती हैं पहले काफी हद तक। तो मैं थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो उनको तो शायद मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन वो स्टूडेंट जो प्री मेडिकल से हैं, जो इंजीनियरिंग से हैं, जो कंप्यूटर साइंस से हैं, या जिन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी थी, वो एकदम परेशान हो जाएंगे कि कौन सी टर्म्स यूज कर रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं। तो बात ही समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। प्रॉब्लम आ गया ना मेरे सामने। अच्छा, या फिर ये है कि मैं बहुत नीचे के लेवल से शुरू करूंगा, तो जिन लोगों ने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, वो लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, यार पहले भी 2 साल हम यही पढ़ते रहे, अब दोबारा वही चीजें पढ़ा रहे हैं हमें। ये तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जिस तरीके से पढ़कर आते हैं उन्हें याद कुछ नहीं रहता, है ना। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। है कि नहीं ये चीज, कि जिस तरह हम लोग पढ़कर आते हैं हमें याद ही नहीं होता हमने क्या पढ़ा था। तो टीचर को प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन टीचर के सामने एक प्रॉब्लम है बेटा, और वो प्रॉब्लम ये है कि भाई शुरू कहाँ से करूं। अच्छा, अब शुरू कहाँ से करूं इसका फैसला करने के लिए मैंने एक काम किया। मैंने आप लोगों से सबसे पूछ लिया कि भाई कितने प्री मेडिकल वाले हैं, कितने इंजीनियर वाले हैं, कितने जो हैं वो कॉमर्स वाले हैं। तो मेरे सामने डाटा कलेक्ट होकर आ गया। अब ये जो डाटा कलेक्ट हुआ, ये मेरे पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ, मुझे जरूरत थी इस डाटा की। एज ए टीचर मुझे इस डाटा की जरूरत थी, मेरे पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ, इसलिए ये प्राइमरी डाटा है मेरे लिए। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो आपके पर्पस के लिए कलेक्ट होता है। बेटा काशिफ, टेक्निकल बात तो करनी पड़ेगी बेटा, अब आप टेक्निकल चीजों के लिए आ गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल बात भी आपसे करें, तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब समझाएं। कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूँ कि जितना सिंपल चीजों को मैं लेके चल सकता हूँ। वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो चीजें होती हैं जो हमारे आसपास हो रही होती हैं। मतलब कोई ऐसी चीज बात नहीं कर रहा मैं कि जो मैं स्पेस में रह के बात कर रहा हूँ। काशिफ मियाँ, आपका आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले बताओ जरा अपने बारे में। मतलब आपका जो है वो इंटर कौन से सब्जेक्ट्स में है बेटा। कॉमर्स में है, तो फिर बेटा ये जो चीजें मैंने आपके सामने लिखी हुई ये तो आपको पता होनी चाहिए। ये तो पढ़ा है ना आपने सब कुछ, स्टैट्स के अंदर, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो फिर मैंने कौन सी टेक्निकल बात कर दी मेरा बेटा। ये मैं अभी बात बता रहा था ना कि मैं वो कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जो पढ़कर आते हैं उन्हें याद कुछ नहीं होता। हाँ हाँ, वही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों को याद ही कुछ नहीं होता। याद तो करना नहीं है ना बेटा, असल में देखें जब चीजें आप याद करने बैठेंगे ना, तो फिर इसी तरह के प्रॉब्लम होंगे। चीजों को याद नहीं करना, चीजों को समझना है। इंशाल्लाह ताला जब आपसे हम बात करेंगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जब चीजें समझ में आती है ना, फिर याद रखने की जरूरत नहीं होती। जब आप बगैर समझे चीजों को रट्टा मारना शुरू करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है। देखिए बेटा, मैं आप सब लोगों को, क्योंकि मेरी आपके साथ पहली क्लास है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोगों के साथ मैं पहली क्लास में ही आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। और वो ये है बेटा कि देखें, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप डिस्कस करें, कोशिश करें कि बात करें कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई है, या मैं जो है मैंने कुछ पढ़ा था तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। तो ये चीजें हो जाएंगी क्लियर, और चीजें डिस्कस करने से क्लियर होती हैं। सिर्फ आप बैठ के सुनते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको नींद आने लग जाएगी। लेकिन अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, चीजों पे कुछ सोचेंगे, उस पे कुछ बात करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका जो इंटरेक्शन रहता है ना बेटा, उस इंटरेक्शन से जो है चीजें आपको क्लियर होती हैं। जी वरीशा बेटा, मैं अभी इस पे बात कर रहा हूँ। तो बेटा, जो डाटा आपके प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट होगा ना, वो होगा प्राइमरी डाटा। अच्छा, अब
मैं आपको एक और चीज बताऊं, और वो ये है बेटा कि ये जो डाटा मैंने आप लोगों से कलेक्ट किया था अभी क्लास के अंदर, ये डाटा मुझे एक और तरीके से भी मिल सकता था। और वो ये है कि जब आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है, तो आप लोगों ने जो है कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा, कोई गूगल फॉर्म फिल किया होगा। किया था कि नहीं किया था? कोई डिटेल्स अपनी बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी। तो उन उसके अंदर भी तो आपने अपनी ये सारी चीजें लिख दी होंगी ना। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा मेरा जो इंटर है वो कॉमर्स के साथ है, मेरे जो है वो बोर्ड ये है, मेरा जो मार्क्स थे वो ये इतनी परसेंटेज थी, मिसाल के तौर पर। मेरा नाम मोहम्मद अजीम है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल से है, और मेरे ये जो है ना मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे उनमें मेरी ये परसेंटेज थी। तो ये सारी डिटेल्स वहां से आपने लिखी होंगी ना। तो ये जो डाटा आपने गूगल फॉर्म पे फिल करके एसबीआईएल को सबमिट किया है, ये चीज मैं वहां से भी तो ले सकता था ना। मैं कहता हारिस को कि बेटा हारिस जरा मुझे बताओ कितने फॉर्म्स आए हैं आपके पास। वो कहता सर ये फॉर्म हमारे पास आ गए। तो मैं कहता यार जरा 2 मिनट के लिए मुझे दिखाओ। मैं उन फॉर्म्स को लेता, उन पे एक नजर डालता, तो यही इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे ली है वो मुझे वहां से भी मिल जाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो गूगल फॉर्म आप लोगों ने टीचर्स के लिए फिल किया था, या एसबीआई वालों ने टीचर्स के लिए वो फॉर्म फिल करवाए थे आप लोगों से? नहीं, वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए फिल करवाए थे। वो आपने फिल करके उनको दिए हैं, वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए हैं। तो वो ऑफिस रिकॉर्ड में भी तो मैं ये डाटा कर सकता हूँ, सेकेंडरी डाटा। ठीक है। तो वो जो फॉर्म आपने फिल किए हुए हैं वहां से अगर मैं ये इंफॉर्मेशन उठाऊंगा तो मेरे लिए वो सेकेंडरी डाटा है, और ऑफिस वालों के लिए वो प्राइमरी डाटा है। तो एक ही डाटा एक वक्त में किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है, किसी और के लिए सेकेंडरी हो सकता है। समझ में आई बेटा बात? तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो आपके पर्पस के लिए कलेक्ट होता है, चाहे आप खुद कलेक्ट करें या किसी से करवा लें। सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा होता है? जो किसी और ने कलेक्ट किया होता है, किसी और पर्पस के लिए होता है, लेकिन आप उसको यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, और उस रिसर्च में आपने लिखना है कि जी हमें कराची की पॉपुलेशन आपने वहां पे लिखनी है उस रिसर्च के अंदर। यानी आपको वहां पे मेंशन करना है कि कराची की पॉपुलेशन कितनी है। तो अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, जाके कराची की पॉपुलेशन को काउंट कर लें, ये आपके लिए प्राइमरी डाटा होगा। दूसरा तरीका कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से कराची की पॉपुलेशन उठा के वहां लिख दें। अब जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर पॉपुलेशन लिखी हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लिए कलेक्ट नहीं किया था, वो उन्होंने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो प्राइमरी डाटा है, आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा है। ओके। और अब हम चलते हैं उसी तरह जैसे हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को डिस्कस किया था, यहां पर भी इसको देखते हैं। तो पहली चीज, बेसिस फॉर कंपैरिजन, मीनिंग की बेसिस पर कहता है प्राइमरी डाटा रेफर्स टू द फर्स्ट हैंड डाटा। किसी ने उस वक्त बताया था ये फर्स्ट हैंड डाटा गैदर्ड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। रिसर्चर खुद कलेक्ट करे या किसी से करवा ले, वो प्राइमरी डाटा ही कहलाता है। सेकेंडरी डाटा मींस डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, जो किसी और ने कलेक्ट किया हो, पहले कलेक्ट किया हो। अच्छा। डाटा, प्राइमरी डाटा जो है वो रियल टाइम डाटा है, जबकि सेकेंडरी डाटा पास्ट डाटा है। रियल टाइम का मतलब होता है बेटा, जी, रियल टाइम डाटा का मतलब होता है वो डाटा जब उसकी जरूरत हो तब जनरेट कर लिया जाए। जब जैसे मैंने इस क्लास में आके मुझे जरूरत पड़ी, मैंने उसी वक्त आपसे पूछ लिया, तो हमने कहा कि ये रियल टाइम डाटा है। जबकि सेकेंडरी डाटा पास डाटा होता है, आपने गूगल फॉर्म्स पहले फिल करके दिए हुए हैं, पहले का डाटा कलेक्ट हुआ हुआ है, पुराना डाटा है, पास डाटा है।
प्राइमरी डाटा का जो प्रोसेस है ना कलेक्शन का, वो है वेरी इन्वॉल्व। वेरी इन्वॉल्व का मतलब ये होता है बेटा कि देखें, अगर आप लोग कोई काम करने जाएंगे प्राइमरी डाटा, तो सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है, जाहिर है आपको लोग चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, रिसेंट ही होता है बेटा। जाहिर है लोग चाहिए आपको ये डाटा कलेक्ट करने के लिए। फिर आपको फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए, यानी पैसा लगेगा आपका, यानी जो लोग काम करेंगे उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपको टेक्निकल रिसोर्स चाहिए। टेक्निकल रिसोर्स का मतलब है डाटा को हर आदमी तो हैंडल नहीं कर सकता ना। ओके बेटा, जरा कोई मसला नहीं है, ठीक है। टेक्निकल रिसोर्स भी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए। तो ये सब कुछ हमें देखना है, ये सब कुछ हमें मिलेगा तो हम प्राइमरी डाटा करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी डाटा का जो प्रोसेस है ना, वो वेरी इन्वॉल्व है। जबकि सेकेंडरी डाटा क्या है, क्विक एंड इजी। क्विक एंड इजी क्यों है? क्योंकि भाई उस पे जितना काम था वो पहले हो चुका, अब तो सिर्फ आपने उठाना है और यूज करना है। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्राइमरी डाटा के सोर्सेज क्या हैं? सर्वेज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्वेश्चनेयर्स हैं, पर्सनल इंटरव्यूज हैं। ये वो सारे सोर्सेज हैं जिससे आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा में क्या आता है? गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, जर्नल आर्टिकल्स हैं, इंटरनल रिकॉर्ड हैं। मैंने जो आपको गूगल फॉर्म वाली एग्जांपल दी थी, वो इंटरनल रिकॉर्ड की है, क्योंकि वो जो गूगल फॉर्म है वो SBIL का इंटरनल रिकॉर्ड है। अगर हम उसको यूज करें तो फिर वो हमारे लिए सेकेंडरी है, उनके लिए प्राइमरी है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको ये सारे काम करके प्राइमरी डाटा मिलेगा। जबकि सेकेंडरी डाटा इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? क्योंकि उसपे होता ही है कि ये सारे काम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब सारी की सारी कॉस्ट एक ही आदमी से तो नहीं ली जाएगी ना। जब आप कोई चीज बेचेंगे मार्केट में जाके, तो वो फिर ये होगा कि वो सबसे डिवाइड हो जाएगी उसकी चीज, तो इसलिए वो इकोनॉमिकल पड़ता है। कलेक्शन टाइम प्राइमरी डाटा का लॉन्ग है, इसका शॉर्ट है, क्योंकि प्राइमरी डाटा में सारा काम आपको करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे सारा काम हो चुका होगा, आपने सिर्फ यूज करना है। प्राइमरी डाटा स्पेसिफिक होता है आपकी नीड के, क्योंकि कलेक्ट ही आपके पर्पस के लिए हो रहा है। तो जो चीज आपके पर्पस के लिए कलेक्ट हो रही है वो आपके नीड के अकॉर्डिंग भी होगी। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी नीड के लिए कलेक्ट नहीं होता, इसलिए जरूरी नहीं कि वो उसके स्पेसिफिक भी हो। उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, इररेलेवेंट भी आ जाती हैं। यानी जो गूगल फॉर्म आपने फिल किया है उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपने लिखी होंगी, वो सबकी सबकी तो मेरे काम की नहीं थी ना। मेरे काम के लिए तो सिर्फ उतनी ही चीज थी, तो इसलिए स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। प्राइमरी डाटा जो है वो क्रूड फॉर्म में मिलता है हमें। क्रूड फॉर्म का मतलब होता है मिक्स फॉर्म में मिलता है, तो फिर हमें जो है उसको अलग अलग करके उसकी प्रॉपर जगह पे रखना पड़ता है। जबकि सेकेंडरी डाटा में वो ये सारा काम करके उसको अपनी अपनी जगह पे अरेंज करके रख चुके होते हैं, तो हम उसको सिर्फ यूज कर लेते हैं। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी डाटा की एक्यूरेसी मोर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ है, हम खुद उसमें इन्वॉल्व हैं, हमें मालूम है कि इसमें हमने कितनी ईमानदारी से काम किया है। जबकि सेकेंडरी डाटा का मामला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जो है वो कंपैरेटिवली लेस होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो जो दूसरे बंदे ने काम किया है वो कितनी ईमानदारी से किया है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आप क्या करेंगे देखें, ये चीज अगर हमें क्लियर हो गई है तो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा भी हमें समझ में आ गया। ओके मेरा बेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद
एक चीज है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। अच्छा, पॉपुलेशन को समझे क्या चीज है। The main difference between a population and a sample has to do with how observations are assigned to the data set. Population क्या चीज है? A population include all of the elements from a set of data. इसको ना पॉपुलेशन और सैंपल को एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी हमने एडमिशन लेना है सीए में। ठीक हो गया। ये बेटा कौन सी स्लाइड की बात कर रहे हो हंजला? ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ है वो तो मैंने कर दिया है ग्रुप में शेयर, आप चेक चेक कर लें। इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के नाम से मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है। ठीक है, आप चेक कर लें जी। अच्छा देखिए, आप लोगों ने बेटा डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को सीए करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब उसके बाद अब आपने ये सोचा कि जी हमें एडमिशन कहाँ लेना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल को ना कराची पर लेकर आ रहा हूँ। यानी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कराची में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने जब डिसाइड किया कि जी आपको सीए करना है, तो अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई कराची में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर सीए की एजुकेशन मिल सकती है। सबसे पहले तो यही करेंगे ना। अब आप ऐसा तो नहीं, कराची में तो हजारों कॉलेजेस हैं, लेकिन हर जगह पे तो सीए की एजुकेशन नहीं मिलती ना। तो पहला काम आप क्या करेंगे, कराची में वो इंस्टीट्यूशंस जहां पर सीए की एजुकेशन मिलती है उनको लिस्ट आउट कर लेंगे। यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, ये है। आपने लिस्ट करना शुरू कर दिए कॉलेजेस के नाम। फॉर एग्जाम्पल ये 10 12 15 नाम आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए कि यार ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर मैं अगर जाऊंगा तो मेरा जो पर्पस है वो मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब इसको हम कहेंगे कि ये है पॉपुलेशन। क्यों है ये पॉपुलेशन? कराची के वो कॉलेजेस जहां पर सीए की एजुकेशन मिलती है वो है हमारी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में था, सीए में था। तो अब कराची का हर कॉलेज हमारी पॉपुलेशन नहीं है। कराची का हर कॉलेज हमारी पॉपुलेशन नहीं है। कौन सा कॉलेज हमारी पॉपुलेशन में आएगा? वो कॉलेज जहां पर सीए की एजुकेशन मिलती है। ये बात समझ में आई बेटा? उसके बाद अब आप लोगों ने कहा कि क्या हर कॉलेज को विजिट किया जाए। अब आप अब ये भी एक मसला है ना, हर कॉलेज को तो विजिट नहीं किया जा सकता। तो आपने कहा एक काम करते हैं, ये जो मैंने लिस्ट आउट किया है कॉलेजेस को, इसमें से एक तो इसको विजिट कर लेता हूँ, एक इसको विजिट कर लेता हूँ, और एक इस कॉलेज को विजिट कर लेता हूँ। बेटा अपनी अली मियाँ, अपनी वीडियो बंद करो मेरा बेटा। हम आपको देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। खेलना वेलना बंद करो बेटा, जरा पढ़ाई पे फोकस रखो। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 कॉलेजेस हमने सिलेक्ट किए, हम इन 3 कॉलेजेस को विजिट कर लेंगे। विजिट कर लेने के बाद यानी ये 1, ये 2 और ये 3, इनको विजिट करेंगे। इनको विजिट कर लेने के बाद इनसे बात करेंगे, और बात करने के बाद फिर जो समझ में आएगा वहां पे एडमिशन ले लेंगे। तो पहले वो जो हमने लिस्ट किया था कॉलेजेस को जहाँ पे सीए की एजुकेशन मिलती है, वो हो गया हमारा पॉपुलेशन। और उस लिस्ट में से जो हमने 3 या 4 या 5 कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करके उनको विजिट कर लिया, और वहां पर से काउंसलिंग ले ली, और उसके बाद वहां पे एडमिशन ले लिया, तो इसको हम कहेंगे सैंपल। ठीक है।
तो पॉपुलेशन क्या चीज है? अ पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा, जहां पे हमारा इंटरेस्ट था। और सैंपल क्या चीज है? अ सैंपल कंसिस्ट वन और मोर ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैंपल जो है उस पॉपुलेशन से ड्रॉ किए जाने वाले कुछ आइटम्स। हाँ जी, पॉपुलेशन और सैंपल अगर हमें क्लियर हो गया है, बताएं। एक मिनट बेटा। जवेरिया बेटा, आपका इंटरेस्ट क्योंकि सीए करने में था, इसलिए सिर्फ सीए वाले कॉलेजेस आपकी पॉपुलेशन बनेंगे। आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स। ओके। रिफाइंड फॉर्म किस सेंस में बेटा? नहीं, रिफाइंड फॉर्म इस तरह से नहीं आती बेटा। ओके जी। अब इसके बाद बेटा दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कह लें आप। एक है पैरामीटर और एक है स्टैटिस्टिक। अच्छा देखें, ये स्टैटिस्टिक है, एस नहीं लगा हुआ, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो सब्जेक्ट होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिक की। यानी पैरामीटर और स्टैटिस्टिक, ये देखें, एक चीज है पॉपुलेशन और एक चीज है सैंपल। पॉपुलेशन से पैरामीटर, सैंपल से स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन से पैरामीटर और सैंपल से स्टैटिस्टिक। अच्छा, अब क्या चीज है पैरामीटर? कोई आपसे पूछे कि भाई ये पैरामीटर क्या होता है, तो पहली बात जो आप उसके बारे में बताएंगे कि पैरामीटर इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी। अच्छा, न्यूमेरिक क्वांटिटी क्या होता है? जिसको नंबर्स में बताया जा सकता है। न्यूमेरिक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको नंबर्स में बताया जा सकता है। तो किसी ने आपसे पूछा पैरामीटर क्या होता है, तो आपने कहा कि ये एक न्यूमेरिक क्वांटिटी होती है। फिर वो कहेगा अच्छा, तो फिर ये करता क्या है? तो आप बताएंगे describes the characteristics। आप कहेंगे ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। कहेंगे अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है? तो आप कहेंगे ऑफ पॉपुलेशन। तो वो न्यूमेरिक क्वांटिटी जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसको हम कहते हैं ये है पैरामीटर। उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर। अच्छा, अब उसके बाद वो आपसे कहे कि भाई पैरामीटर की कोई एग्जांपल दो, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ persons in the population। वो कहेगा कोई और एग्जांपल दें, आप कहेंगे पॉपुलेशन एवरेज
कहेगा अच्छा कोई और एग्जाम्पल देगा, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। कहेगा अच्छा एक और एग्जाम्पल दें, तो आप कहेंगे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अच्छा अब ये कुछ टेक्निकल नाम हो गए, लेकिन फिलहाल हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, ये सब कुछ हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये सब कुछ क्या होता है। बेटा ये प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल तो सिर्फ हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कि ये होता क्या है, यानी कोई इसके एग्जाम्पल्स है तो हम ये दे देंगे। ये सब कुछ हमने पढ़ना है कि एवरेज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। इसी तरह अगर कोई आपसे ये कहे कि जी जरा स्टैटिस्टिक के बारे में बताएं क्या चीज होती है, तो पहली चीज के बारे में क्या लिखेंगे आप लोग? स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी, इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी। अच्छा फिर वो कहेगा अच्छा ये क्या काम करती है, तो आप कहेंगे डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। एग्जाम्पल्स में आप यही सब कुछ लिखेंगे, फर्क क्या होगा? पॉपुलेशन की जगह सैंपल डालते जाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन इन द सैंपल, सैंपल एवरेज, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल प्रोपोर्शन। ये नोट कर लें अपने पास। ऐसे बेटा जोहेब। डाउन, इस तरह से। ओके जी। ओके बेटा, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने डिस्कस की, तो अब हम
चल रहे हैं इससे थोड़ा सा आगे और हम आ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के ऊपर। देखो बेटा, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक तो है हमारे पास ये टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन। हाँ बेटा, रिवाइज हो जाएगा, आप परेशान ना हो। टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, textual presentation of data means presenting data in the form of words, sentences and paragraphs. ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोग देखते हैं वो टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है टेबुलर। अच्छा, टेबुलर के अंदर हमने दो चीजें देखनी है। एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट डाटा, यानी डाटा कौन सा है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा कौन सा है, जो हमें काउंटिंग से मिला था। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिस्क्रीट डाटा इज जनरेटेड बाय काउंटिंग and each and every observation is exact. When an observation is repeated, it is counted. The number for which the observation is repeated is called the frequency of that observation. ठीक है? The class limits in discrete data are true class limits. There are no class boundaries in discrete data. ये देखें जी। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? The following is the number of female employees in different branches of a commercial bank. Make a frequency distribution. बेटा ये डाटा आप सबके पास पहुंच चुका है ना? ये पीडीएफ तो आप सबके पास पहुंच चुका है। ग्रुप पे मैंने भेज दिया था, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब देखिए बेटा, हुआ ये है कि हमारे सामने एक डाटा है, और वो डाटा क्या चीज है कि हमने किसी कमर्शियल बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस को विजिट किया, और डिफरेंट ब्रांचेस को विजिट करने के बाद हमने ये देखा कि भाई उन ब्रांचेस में कितनी फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रही हैं। तो जब हम पहली ब्रांच में गए, वहां जाकर हमने देखा, तो हमने कहा कि जी यहाँ पे 2 फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रही हैं। ये डाटा हमने नोट कर लिया, आगे चल पड़े। दूसरी ब्रांच में गए तो वहां देखा कि हमने 4 फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रही हैं। तीसरी ब्रांच में गए तो 6, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इस तरह ये पूरा डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब वो ये कहता है कि इस डाटा को लेकर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। दूसरा, अगर आप इसकी ना रेंज चेक करें, यानी डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू चेक करें, ये जो मेरे पास डाटा है पूरा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको देखें ये 2 वैल्यूज मिल जाएगी। सबसे बड़ी वैल्यू 10 है और सबसे छोटी वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये है कि एक कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहाँ पे 10 फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रही हैं, और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जहां पर कोई फीमेल एम्प्लॉय काम नहीं कर रही। तो अब हमने क्या काम किया, ये देखें। हमने यहाँ पे हेडिंग बनाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की, और उसके आगे मैं फिलहाल यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ टैली। आप भी अपने पास इसी तरह बना लेंगे टैली, और उसके बाद आगे उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे लिख लिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने क्या करना है, जरा ये देखें। मैं यहाँ पर ना इसकी टैली बनाऊंगा, टैली मार्क जो होता है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखें 2 है, 2 को मैंने यहाँ क्रॉस किया, यहाँ 2 के सामने एक लाइन लगा ली। उसके बाद यहाँ मैंने 4 को क्रॉस किया, 4 के सामने यहाँ पर एक लाइन लगा ली। 6, 6 के आगे एक लाइन लग जाएगी। 1, 1 के आगे लाइन आ गई। 3, 3 के आगे लाइन आ गई। 5, 5 के आगे एक लाइन आ गई। 3, अब 3 के आगे दूसरी लाइन आ जाएगी। 7, 7 के आगे एक लाइन आ जाएगी। 8, 8 के आगे एक लाइन आ गई। 6, 6 के आगे दूसरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस तरह मैं 1 बाय 1 इन सबको क्रॉस करता जाऊंगा, और यहाँ पे लाइंस लगाता जाऊंगा। ये लाइन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहली लाइन लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे, तीसरी लगाएंगे, चौथी लगाएंगे, 5वीं लाइन आएगी तो क्रॉस में लगाएंगे।
ओके, अहमद अनीस बेटा, ये काउंट, ये हम देखेंगे ना कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज था ना बेटा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़कर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज को आप कैसे देखेंगे? काउंट करके बताएंगे ना कि इस ब्रांच में कितनी एम्प्लॉइज काम कर रही हैं। तो जो डाटा काउंटिंग से मिलता है वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद, इसके बाद अगर कोई नंबर आएगा तो फिर 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन को फिर क्रॉस में लगाएंगे, इसी तरह फिर 1 2 और लिखते जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड इन लाइंस को काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा? ये सबको समझ में आया मैंने क्या बताया? अब आप लोगों ने करना ये है कि इसको कंप्लीट करके और आपने मुझे फ्रीक्वेंसी लिखवानी है। अपने पास इसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करने के बाद मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखवाएं। आपको मैं 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जी बेटा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और आपको जो है ये पोर्टल पे मिल जाएगा बेटा। यूट्यूब पे मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि पोर्टल पे तो जरूर मिल जाएगा आपको। आप बेटा कोशिश करो कि बस रेगुलर रहो क्लासेस में, तो इतना इशू नहीं होगा।
जी बेटा, बोले। कोई एक आदमी जो है ना, मुझे ये फ्रीक्वेंसी लिखवा दे। कौन लिखवाएगा? 711 जीरो की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? अच्छा, 28। सही है, 2810। एक एक मिनट रुकना बेटा। 2810 7। 2810। एक मिनट बेटा। 10 7 11 11 963 963 555। हाँ जी, यही है सबका, कोई डिफरेंट तो नहीं है। टोटल कितना बन रहा है इसका? यहाँ पे जरा टोटल बताएं। जीरो की 4 है फ्रीक्वेंसी। जीरो कितनी दफा आया है बेटा इसमें? जीरो की फ्रीक्वेंसी मुझे तो 2 नजर आ रही है बेटा। एक ये है और एक ये है, दो ही तो दफा है। आपको 4 दफा कहाँ से नजर आ गया? 2 की फ्रीक्वेंसी आप 9 कह रहे हैं। 9 की 4 है। ओके। नहीं, 9 की 4 नहीं है, 9 की तो 5 ही है, वो तो सही है। 2 की 9 कह रहे हैं आप, चले। इसको मैं सही कर देता हूँ, 2 की फ्रीक्वेंसी 9। और फिर आगे बाकी सब सही है। 3 की 8। 3 की 8, अच्छा चले। 3 की 8 कर देते हैं। और बाकी सब ठीक है। टोटल 69। ओके, टोटल हो गया जी 69। चले बेटा, क्या ख्याल है आज के लिए इतना काफी है? क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, इंशाल्लाह इस तरह आप शायद कल भी, मेरा ख्याल है मेरी आपके साथ क्लास है इसी टाइम पे। तो बस कोशिश करें कि आप क्लास में रेगुलर रहें, क्लास में साथ साथ काम करते रहें। तो इंशाल्लाह ताला ये पेपर जो है ना, आप ऐसे हंसते खेलते पेपर देते हुए आ जाओगे। कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है। अ, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं बेटा, अभी तो शुरू ही हुआ है जाहिद मियां, तुम तो अभी से खत्म करने के चक्रों में है। हाँ हाँ, ले लो बेटा। एसएस ले लो। ये देखो, ये ले। हमने शुरू किया था यहाँ से। अ, ये कोर्स आउटलाइन तो लिख ली थी ना आपने? चेंज मतलब क्या करें बेटा इसको? सुबह में नहीं रखें क्लास? 10 बजे, अच्छा। तो जो शुरू का सुबह का टाइम है वो क्या होगा बेटा? बेटा मसला होता है ना क्लासेस का, क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता मेरा बेटा। सुबह जल्दी उठा करो बेटा। हाँ बेटा, ये जिसने स्क्रीनशॉट लेना था, जरा स्क्रीनशॉट लेते जाओ और मुझे बताते सब। हाँ, ये भी मसला है लाइट का। ये लो बेटा, आगे का स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे।
ये ले ले। बेटा वो तो आपको हारिस ही बता सकता है कि वहां पे कब मिलेगी। हंसला बेटा आप एक काम करो ना, ये आप जो है इस लेक्चर को दोबारा देख लेना बेटा, और नेक्स्ट क्लास जब मैं शुरू करूंगा ना इंशाल्लाह, तो उसमें पुराना वाला रिव्यू करा के फिर आगे चलूंगा। हाँ बेटा सारे काम होते हैं, क्यों नहीं होते। ले जी, ये आखिरी पे आ गया। ठीक है बेटा, चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मुलाकात होगी। जैसे ही हमारा ये चैप्टर भी डन होगा, मैं इसकी आपको थ्योरी भी मार्क करवा दूंगा, तो साथ के साथ वो भी पढ़ते रहना। जल्दी हो जाएगा अली बेटा, 3 एक महीने तो लग जाते हैं बेटा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा।